एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के थ्रू हमारा एम है फाइनेंसिस को इस वे में समझाना कि एक 7th ग्रेड के स्टूडेंट को भी इजीली समझ में आ सके। आज का टॉपिक फौजियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट। सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद कैसे हमें अपने फाइनेंशियल गोल को सिक्योर रखने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवार, जो कि आर्मी वेटरन के साथ साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता। एंड यस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक बहुत ही पर्सनल टॉपिक है। मज़ा आएगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रिटायरमेंट पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि रिटायरमेंट के बाद हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, जब हम रिटायर होते हैं, पहले तो रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट होता है कि आप एक्टिव लाइफ जो है, आप एक्टिव सर्विस है, उसके बाद में आप वहाँ से डिटैच हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। जो फौजी ऑफिसर्स जनरली रिटायर होते हैं, कर्नल रैंक की रिटायरमेंट एज है 54 ईयर्स। जब आप ये एज अचीव कर लेते हैं तो आप सुपरएनुएट हो जाते हैं एज ए कर्नल। ब्रिगेडियर्स 56 पे होते हैं, मेजर जनरल 58 पे होते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल 60 पे होते हैं। और कुछ लोग पीएमआर भी लेते हैं। पीएमआर होता है जब आपकी नौकरी 20 साल आपने कर ली तो आप पेंशनेबल हो जाती है, उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, ये सारे लोग रिटायरमेंट के कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग शॉर्ट सर्विस के बाद भी रिटायर होते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती, तो उनको टॉपिक हम छोड़ देते हैं। हम लेते हैं आज पीएमआर और सुपरएनुएशन पे क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो 4-5 बेनिफिट मेन है। पहले तो मिलता है पेंशन, जो होता है आपकी लास्ट पे है, इंक्लूडिंग एमएसपी जो मिलिट्री सर्विस पे होती है, उसको इंक्लूड करके जो आपकी बेसिक पे हो गई, उसका 50% आपको पेंशन में एंटाइटल्ड होता है और उस पर डीए भी मिलता है। तो पहला होता है आपकी पेंशन, जिसको एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन बोलते हैं, जो कि 50% ऑफ योर लास्ट पे इंक्लूडिंग एमएसपी होती है। दूसरा मिलता है जब सर्विस के दौरान आप लीव अकुमुलेट कर लेते हो। आपको एंटाइटल्ड होता है कि 300 दिन तक का आप लीव अकुमुलेशन कर सकते हो। तो 300 दिन की लीव एकुमुलेशन की जो आपकी लास्ट पे है, इसमें याद रहे, इसमें एमएसपी इंक्लूड नहीं होता। तो लास्ट बेसिक पे प्लस डीए आपको मिलता है लीव एकुमुलेशन के, जो कि 10 महीने की आपकी पे के बराबर है। अगला होता है कि आपको जो एजीआईएफ में होता है, एजीआईएफ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है, या एनजीआईएस और एयरफोर्स का एएफजीआईएस है, वहाँ पे आप इंश्योरेंस के पैसे देते हैं और कुछ उसका आपका सेव्ड पोर्शन होता है, तो उसमें से आपको पैसे मिलते हैं। और जो आपकी ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी होती है हर साल की, आपको 15 दिन की ग्रेचुटी ऑथराइज है। अगर आपने 20 साल नौकरी कर ली तो आप 10 महीने के इक्विवेलेंट आप उसमें ग्रेचुटी के एंटाइटल्ड होंगे। लेकिन इसकी एक लिमिट है, जो कि है 25 लाख रुपए आज के दिन आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी पेंशन है, उसका 50% पोर्शन आप कम्यूट कर सकते हो, तो आपका कम्यूटेड कॉर्पस होता है। तो ये आपके 4-5 बेनिफिट जो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलते हैं। इसके साथ साथ जो आर्मी के या आर्म फोर्सेस के कुछ पर्क्स हैं वो आपको मिलते हैं, जिसमें आपको आता है कैंटीन फैसिलिटीज़ जो आपकी जो है जारी रहती हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट। और आप अगर किसी क्लब के मेंबरशिप हैं तो आप उसका बेसिक जो आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन है वो पे के उन क्लब्स की फैसिलिटीज़ को जारी रख सकते हो। गोल्फ कोर्स भी जैसे एक फैसिलिटी है। और एक मिलता है आपको एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जो कि ECHS बोलते हैं, जो आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, जिसमें आपके ऐसे ऑफिसर 1,20,000 रुपये आपके ग्रेचुटी से कट जाते हैं और आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एंटाइटल्ड होता है। वो एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको लास्ट बेसिक पे का 50% पेंशन मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है जो कि 25 लाख रुपए लिमिट है, माइनस 1,20,000 कट जाते हैं आपके ECHS के लिए। AGIF से जो सेव्ड कंपोनेंट है वो मिलता है, जो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए आपको मिल जाता है अगर आप सुपरएनुएशन हो रहे हैं। वो आपकी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने पेंशन को म्यूट की है और ऐसे सुपरएनुएशन 54 ईयर्स के बाद जा रहे हो, तो आपको तकरीबन 55 लाख के करीब आपका कम्यूटेड कॉर्पस मिल जाता है। और लीव एनकैशमेंट अगर आप सुपरएनुएशन के बाद हैं तो तकरीबन 30 लाख रुपए आपको वहाँ से मिलते हैं। और अराउंड 1,10,000 के करीब आपको मंथली पेंशन मिलता है। और उस पर डीए भी मिलता है, जो कि अभी 53% होने जा रहा है। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं।
ओके सो ये तो काफ़ी स्ट्रक्चर और सिक्योर सिस्टम लगता है, पर बिल्कुल। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर प्लान समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, आर्मी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और आपके बेनिफिट भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं और काफ़ी होते हैं। लेकिन जब हम पैसे मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हम फौज में ऑपरेशंस में रहते हैं और बिजी रहते हैं और जनरली मॉनेटरी चीज़ों से दूर रहते हैं। जब हम इकट्ठे पैसे मिलते हैं तो हमें इतनी जनरली, क्योंकि हमारी तजुर्बा नहीं होता पैसे हैंडल करने का, तो उसको हम जनरली एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो समझना जरूरी है। तो अभी जब आपको पैसे मिले, रिटायर हो गए, तो आपने अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है, अपने फाइनेंशियल गोल को एनालाइज करना है। अगर मोटा मोटा तरीका बताएं तो आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका ऐसे होना चाहिए। अभी आप रिटायर हो गए हो, आपकी पे नहीं आएगी, पेंशन आएगी, जो कि पे से कम आएगी। हो सकता है आपके बच्चों की शादी हो गई हो, नहीं हुई होगी, तो उसका भी आपने प्लान करके रखना है। बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं, अगर जॉब लग गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगी तो उनको आपको ने सपोर्ट भी करना है। और बाकी आपने घर ले लिया तो घर भी लेना है, घर नहीं लिया, अगर घर नहीं लिया तो घर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सेटल हो गए। और ये सब में आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट का मोटा मोटा आपका ब्रैकेटिंग कैसे होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपका एक इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, जो मैं आपको, अगर सुपर एनुएशन ऑफिसर की बात करूं तो 5 से 10 लाख रुपए तो आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। दूसरा है कि अभी तक आप तो पूरा देश सेवा में लगे रहे हो, बिजी रहे, घूम फिर के नहीं आ पाए होंगे, यारों रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए होंगे, तो आप थोड़ा घूमिए फिरिए और थोड़ा सेटल डाउन होइए लाइफ में, कूल डाउन होइए। रिटायर हो गए हैं अभी आप, ये सब को कैटर करने के बाद में अभी आपने एनालाइज करना है कि मेरे क्या क्या गोल हैं। उस गोल से अपने इन्वेस्टमेंट को अलाइन करना है। जैसे कि आपने ग्रेचुइटी मिली, कम्यूट किया तो कम्यूटेड कॉर्पस मिला, लेकिन ध्यान रहे आपकी पेंशन भी कम हो गई होगी अभी, क्योंकि कम्यूट कर लिया। दूसरा, आपने जो DSOP था वो पूरा इकट्ठा आ गया, EGF के बेनिफिट काफ़ी 1-1.5 करोड़ रुपए आपके पास आ गया है। उनको अपने उस गोल के हिसाब से अलाइन करके इन्वेस्ट करना है। दूसरी एक और चीज़ आपने ध्यान देनी है कि ड्यूरिंग सर्विस आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, वो आप कनेक्टेड होते हो पीपल से। तो आपने, हो सकता है अगर दिल्ली के रहने वाले हो सकता है हैदराबाद की पोस्टिंग में वहाँ पे भी कुछ प्लॉट या ज़मीन ली हो। पहले तो इन सर्विस तो आप जा सकते थे या किसी को कनेक्शन में आप उनको देख रेख करने के लिए कर सकते थे, लेकिन अभी आपकी एज भी आपके अगेंस्ट है, तो आपने वो कंट्रोल करना है। तो सारे इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना है। मेरा तो सजेशन होगा कि वो फाइनेंशियल एसेट्स में ज़्यादा डालें, डिसाइड करें और बजटिंग करें और देखें कि जितनी आपकी पेंशन मिल रही है, क्या उसमें पूरा घर का खर्चा या लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आपने जो कॉर्पस मिला है उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालें कि आपकी रेगुलर इनकम भी आती रहे, आपकी मंथली पेंशन जो है उसको सप्लीमेंट कर ले, और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से मैच्योर हो और टैक्स एफिशिएंट रहना। उसको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर देना कि भाई मैं रियल स्टेट में डाल दूं या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दूं। आपने ध्यान रखना है कि उसकी लिक्विडिटी है इंस्ट्रूमेंट की, नहीं है, क्या वो एक फाइनेंशियल गोल उसके साथ अलाइन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। सजेशन तो होगा किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और किसी दूसरे को कॉपी ना करें, क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग हो सकती है और आपकी सिचुएशन टोटल अलग है। तो अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपनी रिस्क एपेटाइट, अपना गोल्स का टाइम होराइजन समझ के उस कॉर्पस को, काफ़ी बड़ा कॉर्पस है, उसको इन्वेस्ट करें। सो दैट शुड बी दी वे। सर, क्या कुछ एक्सक्लूसिव स्कीम्स है जो सिर्फ फौजियों के लिए अवेलेबल है? यस, आर्म्ड फोर्सेस को इवन एट द रिटायरमेंट देयर आर सर्टेन स्कीम्स विच आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड रिटायरिंग आर्म्ड फोर्स पर्सनल। सबसे पहला आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि नॉर्मली तो 60 साल से ऊपर जो रिटायर होते हैं उनको लागू होती है, लेकिन फौजियों के लिए वेवर मिला हुआ है कि आप अगर आर्मी या डिफेंस फोर्सेस से रिटायर हो रहे हैं और 50 साल से ऊपर के हैं, तो जिस दिन आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं उसके विद इन 30 डेज आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आज के दिन 8.2 है। अभी वो एफिशिएंट है नहीं है वो अलग है, लेकिन आपको ये बेनिफिट है। दूसरा है, जब आप रिटायर होते हैं, AGIF आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है, वहाँ से भी आपको 15 लाख का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मिलता है, जो कि 75 ईयर्स तक चलता है। तीसरा है जो AWHO आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी रिटायर्ड लोगों के लिए भी कुछ एक हाउसिंग स्कीम्स आती हैं, जो आप उसके थ्रू अपना घर भी खरीद सकते हैं। अगला है कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स,
और जो हमारा DGR है उसके थ्रू काफ़ी कोर्सेज चलते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ऑफिसर्स के केस में बोले तो DGR कोर्सेज जो IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIFT, AGNIF जो फरीदाबाद में है, इन सब जगह 6-6 महीने के कोर्सेज चलते हैं। तो जिसमें आप अपने जनरल MBA या मैनेजमेंट स्किल्स को होन अप करके, नेटवर्किंग करके आप जॉब भी ले सकते हैं। और DGR के थ्रू आपको सिक्योरिटी एजेंसी भी एंटाइटल हो जाती है, जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी एजेंसी ले सकते हो और आपको वो जितनी आपकी पे और पेंशन में जो गैप है उसको ईजिली फुलफिल कर सकते हो। कई सारी और DGR की स्कीम्स हैं, जैसे कि CNG पंप रन करने की स्कीम है, वो आपको बेनिफिट दे सकती है। तो उसके लिए DGR की वेबसाइट पे जाएं। ये कई सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं जो फौजियों को मिलते हैं। तो फौज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जो रिटायरमेंट होने के बाद भी आपका हैंड होल्डिंग करता है, कि आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी देता है, क्लब फैसिलिटीज भी एक्सटेंड करता है और आपको टाइम टू टाइम DGR के थ्रू सपोर्ट भी करता है। और इन सब के एडिशनल है कि आपके जो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे चिल्ड्रन होते हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में प्रायोरिटी भी मिलती है। तो इसके लिए DGR की वेबसाइट पे जाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो जवान लोग हैं या अदर रैंक्स के हैं, दे कैन कनेक्ट दी जिला सैनिक बोर्ड, जिसके थ्रू आप ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो फौजियों को आफ्टर रिटायरमेंट नहीं करनी चाहिए? तो मैं बता देता हूँ अपने तजुर्बे से, जो जनरली जो फौजी, जो आर्म फोर्सेस पर्सनल जब रिटायर होते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं कि वो ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं एक ही एसेट क्लास में। जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफ़ी फौजियों का फेवरेट होता है। तो ओवर डिपेंडेंस नहीं होना है, क्योंकि रियल एस्टेट एट टाइम्स काउंटर हो सकता है, क्योंकि पिछले 10-15 साल में तो रियल एस्टेट में लोगों ने धोखा ही खाया है। तो एक एसेट क्लास में ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। एक रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, या इवन इन इक्विटी यू शुड नॉट बी ओवर डिपेंडेंट इन वन एसेट क्लास। दूसरा है, कुछ लोग समझ लेते हैं कि हमारी पेंशन आ रही है और पेंशन पे पूरी जिंदगी चल जाएगी। नहीं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, अगर आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहेंगे तो लाइफस्टाइल में खर्चा बढ़ता रहता है। और जो पेंशन है, पेंशन में DA DR जरूर मिलता है, लेकिन वो आपकी इन्फ्लेशन बीट करने में, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बीट करने में मैच नहीं कर पाएगा। तो आपने एक उसको सोर्स, इनकम सोर्स एक और भी ढूंढना है कि आपकी पेंशन को वो कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो या तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढो या कहीं से आपने जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप 54 ईयर्स में रिटायर हो गए, जिंदगी तो आपकी चलेगी 90-95 साल तक। तो अभी जितनी आपने सर्विस नहीं करी उससे तो लंबी जिंदगी जीनी है। तो एकदम ओवर डिपेंडेंट ओनली ऑन पेंशन भी नहीं रह सकते, स्पेशली फौजी जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। वैसे तो ECHS जो है, जो हमें कार्ड मिलता है या ECHS बेनिफिट्स हैं, जनरली तो काम चल सकता है। लेकिन आज के दिन रिक्वायरमेंट है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप अपनी ECHS को टॉप अप कर लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से, तो वो फायदेमंद ही होगा। क्योंकि कुछ टाइम जब क्रिटिकल होते हैं, जब हमारे ECHS में हमें बेड वगैरह नहीं मिलते या प्रोसीजर कवर नहीं हो पाते, तो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस काम आ सकता है। जब हम रिटायर हो गए होते हैं, हमें एक्टिव लाइफ से अभी थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करना है, थोड़ा रिलैक्स भी करना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो अभी आपका जो कॉर्पस आपका इकट्ठा हो गया, उसी से अगले 30-40 साल निकालने हैं और सारी जिम्मेवारियां उसी से पूरी करनी है। क्योंकि अभी आपको सैलरी नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगी जो कि 50% हो जो आपकी रेगुलर इनकम है। तो ओवर स्पेंडिंग में भी ना जाए, अपने हिसाब से चले। बजटिंग अभी भी जरूरी है, और क्योंकि लाइफ के गोल्स अभी बाकी हैं। और गलती करते हैं, जो मेन गलती जो मैंने और एक और देखी है, कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमें सडनली 1-1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और जैसे ही एक कहावत है कि जहाँ पे गुड़ होगा तो वहाँ पे मक्खियाँ भी आ जाती हैं, तो लोग दाएं बाएं से आई करने लगते हैं कि अभी तो रिटायर होके आया है फौजी, तो उसके पास पैसे हैं, और आपके पास होते भी हैं, क्योंकि आपने पैसे तो इतने हैंडल किए नहीं। तो कुछ लोग जो है गलत तरीके से उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ गलत लोग मिल जाते हैं तो उनके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में भी अपने पैसे फंस जाते हैं, और फिर वो मुश्किल हो जाता है ऐसे फौजी उनको रिट्रीव करना। तो अपने पैसे का ख्याल रखें, कंट्रोल में रखें, उनको ऐसे ही लूजली कहीं इन्वेस्ट या किसी एंटरप्रेन्योरशिप या किसी को ना दें। अपने रेगुलर मोड में इन्वेस्ट करें, कंट्रोल रखें,
और लीगल तरीके से जो भी आपको अच्छा है, आपका पैसा है, आप उसको इस्तेमाल करें, पर ध्यान रहे कि उससे आपने 30-40 साल और भी निकालने हैं। ये कुछ गलतियां अगर आप ध्यान रखोगे, वैसे तो हम सब समझदार होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इनको एक बार गो थ्रू कर लें, तो दूसरों के तजुर्बे से सीखना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि मेरे व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट और रिटायरमेंट कॉर्पस को कैसे सिक्योर रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मेरी तरफ से लास्ट पॉइंट ये होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जिम्मेवारियां खत्म नहीं होती हैं। बिल्कुल। रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी और आपके परिवार और आपके फाइनेंशियल गोल को सिक्योर करने में बहुत ही काम आता है। अपना रिटायरमेंट को एंजॉय करिए और रिटायरमेंट कॉर्पस को सेफली और सिक्योरली इन्वेस्ट करिए अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, जिससे कि आपकी पूरी जिंदगी फाइनेंशियली पीसफुल गुजरे। बिल्कुल। हैप्पी रिटायरमेंट एंड ऑल द बेस्ट।